हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ये चैप्टर 4 है आपके क्लास बुक का। यह चैप्टर 4 है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि नाम है द्विघात, द्विघात का मतलब होता है कि जिसका घात 2 हो, और समीकरण, समीकरण का मतलब है जिसके दो पक्ष हों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि द्विघात समीकरण कैसा दिखता है, क्या है, और इसके बारे में कुछ अन्य चीजों को भी हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए ध्यान से मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहें। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण दिखता कैसा है। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन में बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में और बराबर के राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ आप ध्यान दीजिए, ये बराबर है। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 1 2 3 तीन पद हैं, 3 टर्म्स हैं, और दूसरी तरफ 0 है। और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दो जगह x लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो x है, ये जो x है, देखिए इसी x का पावर यहाँ पर 2 है, घात यहाँ पर 2 है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे और पिछले अध्याय को आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज लिखी गई है ये एक द्विघात बहुपद है, एक दो घात वाला बहुपद है, ठीक है। और इस द्विघात बहुपद के आगे, इस द्विघात बहुपद के आगे अगर हम लोग बराबर 0 लगा देते हैं तो इसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। इसमें ये जो टर्म्स हैं a, b और c, इनको कहा जाता है अचर। ये अचर हैं अर्थात कांस्टेंट हैं, इनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट्स। और इसमें ये जो x है ये अचर नहीं बल्कि चर है या वेरिएबल है, इसका मान बदलता रहता है, इसलिए ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में a b c अचर या कांस्टेंट है, और इस द्विघात समीकरण में ये जो x है, ये x क्या है, ये x ही वेरिएबल या चर है, ये चर राशि है। और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, यह एक द्विघात समीकरण है। अगर हम लोग इसकी तुलना इससे करें तो आप देखिए आपको क्या दिखाई देगा, a की जगह आपको 2 नजर आएगा, b की जगह आपको 3 नजर आएगा, और c की जगह आपको -5 नजर आएगा। तो 2 3 और 5 ये डेफिनिट वैल्यूज होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 3, -5 का मतलब -5, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसीलिए इनको हम लोग अचर कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। और इस इक्वेशन में ये जो अक्षर दिख रहा है, देखिए एक ही अक्षर का इसमें प्रयोग दिख रहा है, x। ये जो x है ये वेरिएबल है, ये चर राशि है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह से हो सकते हैं, किसी भी रूप में होगा, x का पावर 2 होना चाहिए।
अगर हम वैसे लिखूं कि 2x² बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसमें 0 हो गया है। केवल लिखा जाए x² 5, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें दो घात वाला एक चर है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, मैक्सिमम घात 2 हो, चर का मैक्सिमम घात 2 हो, उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, और मानक रूप में 3 पद होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही पद होंगे, 2 पद भी हो सकते हैं और केवल 1 पद भी हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे मान लीजिए कि x² + 2x = 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है जिसमें केवल 2 पद हैं। x² + 6 = 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है, इसमें भी केवल 2 पद हैं। लेकिन देखिए इसमें x वाला पद है, इसमें x वाला पद नहीं है, मतलब इसमें x² का x² भी और x भी है, इसमें केवल x² है, x वाला पद नहीं है। और x² बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इक्वेशन है, जो समीकरण है, अगर उस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अर्थात किसी भी द्विघात बहुपद के आगे आप बराबर 0 लिख दें तो वह बन जाता है एक द्विघात समीकरण। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि द्विघात समीकरण दिखता कैसा है। तो ax² + bx + c बराबर 0, ऐसा जो समीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसके उत्पत्ति के बारे में कि आखिर द्विघात समीकरण आता कैसे है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पिछली वीडियो में, इक्वेशन के बारे में जो पिछली वीडियोस हैं अगर आप उनको देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि कोई भी समीकरण एक क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न होता है। जैसे हमारे मन में कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, और जब हम लोग उस प्रश्न को, उस समस्या को बीजगणितीय रूप देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। अर्थात किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का जो बीजगणितीय रूप है, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का जो बीजगणितीय रूप है वो होता है इक्वेशन। तो प्रत्येक समीकरण अपने आप में एक प्रश्न है। तो द्विघात समीकरण किस तरह के प्रश्न से उत्पन्न होता है, इसके पहले वीडियो में जब आपने रैखिक समीकरण को पढ़ा तो वहां पर आपको बताया गया कि किस प्रकार के प्रश्न से रैखिक समीकरण बनते हैं। तो अब ये देखना है कि द्विघात समीकरण किस तरह के प्रश्नों से बनते हैं। तो आइए मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं। प्रश्न ये है कि ऐसी दो संख्याएं बताइए, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको जोड़ने पर 20 हो, योगफल 20 हो, जिसको जोड़ने पर 20 हो जाए और गुणा करने पर, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको जोड़ने पर 20 हो जाए और गुणा करने पर 36 हो जाए, गुणा करने पर 36 हो जाए, अर्थात गुणनफल 36 हो। तो ये एक समस्या है, ये एक प्रश्न है। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्याओं की जानकारी प्राप्त करनी है जिनको जोड़ने पर तो 20 हो लेकिन गुणा करने पर 36 आ जाए। अब ये एक समस्या आ गई, ये एक समस्या है, ये एक प्रश्न है। अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जब इसको बीजगणितीय रूप देते हैं तो देखिए क्या होता है।
ये पूछा गया है कि ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योगफल 20 हो। ठीक है, योगफल या एडिशन 20 होना चाहिए और गुणनफल 36 होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, जब हम लोग इसको बीजगणित में कन्वर्ट करेंगे तो एक काम करते हैं, माना कि उन दो संख्याओं में से एक संख्या x है, उन दो संख्याओं में से जिनका योगफल 20 है, उन दो संख्याओं में से जिनका योगफल 20 है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या को हम 20 माइनस x मान सकते हैं। अंकगणित के साधारण नियम से आप सोचिए कि अगर दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनमें से एक संख्या को x कंसीडर किया जाए तो दूसरी संख्या को हम क्या कंसीडर करेंगे, 20 माइनस x कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार हमें दो संख्याएं मिल गई, एक x और एक 20 माइनस x। लेकिन यह अभी समस्या का हल नहीं आया, ये अचर, यह अभी चर रूप में है, इसमें x का मान क्या है ये हमें ज्ञात करना होगा। तो ये वो दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 20 है। अब दूसरी शर्त पर आते हैं, तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 36 है। तो जब इनका गुणनफल 36 है तो हम लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात 20 माइनस x बराबर 36, और जब इनका गुणा किया जाएगा तो देखिए x का गुणा 20 में करेंगे तो 20x और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 36। अब इसको जरा अरेंज किया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखें, फिर प्लस 20x और 36 को पक्षांतर करिए इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 36 बराबर 0। इस पूरे समीकरण को यदि हम लोग माइनस से गुणा कर दें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x और ये प्लस 36 बराबर 0। यही तो है द्विघात समीकरण। देखिए आ गया, ये आ गया द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 बराबर 0। यदि मैं इसको ऊपर लिख दूं, यदि मैं इस चीज को यहाँ पर लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 बराबर 0 और मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यदि इसकी तुलना की जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -20 है और c का वैल्यू यहाँ पर 36 है। तो देखिए इस प्रकार से द्विघात समीकरण हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिए द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी भारत में आदिकाल से चली आ रही है और इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, जिन मैथमेटिशियंस के या जिन गणितज्ञों ने इस पर सबसे ज़्यादा कार्य किया और जिनका नाम सबसे ज़्यादा आता है उनमें हैं, सबसे प्रमुख हैं ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य और भास्कर द्वितीय। ये जो भारतीय मैथमेटिशियन थे इन्होंने द्विघात समीकरणों पर बहुत ज़्यादा कार्य किया है और ये है आपके ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। दूसरे हैं श्रीधराचार्य, जिनका फॉर्मूला भी आगे आप लोग पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य और भास्कर सेकेंड। ये जो तीन मैथमेटिशियन हैं, इन तीन भारतीय गणितज्ञों को द्विघात समीकरण, इसको हल करने के तरीके, विभिन्न तरीकों के बारे में पूरी जानकारी थी। इन्होंने इसका बकायदा अपनी पुस्तकों में वर्णन भी किया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, हल करने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है।
हमको करना क्या होता है, हम लोग किसी भी समीकरण को हल करके चर का मान निकालते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे और हल करके क्या करेंगे, चर का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण को हल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए नहीं आसान है क्योंकि द्विघात समीकरण को तब तक नहीं हल किया जा सकता जब तक इसमें विद्यमान इस द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में न बदल दिया जाए। आगे बात समझ में, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस द्विघात समीकरण में ये जो द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है, हमें इसे रैखिक बहुपद में बदलना होगा, तभी हम लोग चर x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो अब इस द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में बदलने के लिए हमें कुछ टेक्निक इस्तेमाल करना होगा, जिसका वर्णन श्रीधराचार्य ने भी किया है, भास्कर द्वितीय ने भी किया है और ब्रह्मगुप्त ने भी किया है। तो देखिए, इस द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में बदलकर इस समीकरण के माध्यम से चर x का मान यानी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि है। तो देखिए, मुख्य रूप से दो तरीके हैं। तरीका तो एक ही है कि हमें गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करके ही हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखिए, अब इस द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में बदलने के लिए हमारे पास एक मेथड है गुणनखंड विधि, एक मेथड है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में भी अब दो भाग हो जाता है। एक आपका हो जाता है मध्य पद विश्लेषण, मध्य पद विश्लेषण विधि द्वारा आप गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है, मध्य पद विश्लेषण। और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। सेकेंड जो मेथड आता है वो भी गुणनखंड ही है, लेकिन चूंकि यह एक विशेष विधि है इसीलिए मैं इसको अलग से आपको बता रहा हूं। तो दूसरी विधि है आपकी श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, ध्यान सुनिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात समीकरण में दिए गए द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपद में बदलना पड़ता है, और रैखिक बहुपद में बदलने के लिए उसका गुणनखंड करना पड़ता है। तो गुणनखंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल होते हैं। एक होता है मध्य पद विश्लेषण, जिसको आप कक्षा 8 कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, इसको भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और जो एक अलग मेथड है वो है श्रीधराचार्य का सूत्र। इस विधि का प्रयोग करके डायरेक्ट श्रीधराचार्य के सूत्र से भी हम लोग चर x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसको अब आप कक्षा 10 में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के। इसके बाद एक विशेष बात और बता दें, चूंकि द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद है, अर्थात इसमें x का घात 2 है, x का घात, इसमें x का घात हमें क्या मिला, 2 मिला, x का घात यहाँ 2 है। तो 2 का मतलब ये है, x का घात 2 होने का मतलब है कि जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो इस चर x का हमें 2 मान जरूर मिलेगा, चर x का हमें 2 मान मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपने जो कार्य किया है वो गलत है। निश्चित रूप से 2 मान मिलेगा, ऐसे x के ऐसे 2 मान मिलेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे या इसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब इस द्विघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से करिए या डायरेक्ट श्रीधराचार्य के सूत्र से करिए, जब इसको रैखिक बहुपद में बदलते हैं, ठीक है, जब इस द्विघात बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद में बदलते हैं
तो हमें दो रैखिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, दो रैखिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं और हर एक रैखिक गुणनखंड से हमें x का एक मान प्राप्त होता है और इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें दो रैखिक गुणनखंड प्राप्त होगा, फिर प्रत्येक रैखिक गुणनखंड से हमें x के एक मान मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के x के हमें दो मान मिलेंगे। अगर दो से कम मिलते हैं तो भी गलत है, दो से ज्यादा मिल जाते हैं तो वो तो असंभव है, वो कोई मैजिक हो सकता है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इस कार्य को हम लोग करेंगे। जैसे देखिए मेरे पास एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है। हम लोग इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया अभी कि ये एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसे रैखिक बहुपद में बदलना होता है। और जब एक द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं तो हमें दो रैखिक बहुपद प्राप्त होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैं इसका अब मध्य पद विश्लेषण विधि से, मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा इसका गुणनखंड करूंगा। आप देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x कॉमन लेने पर x माइनस 5 एक ब्रैकेट में प्लस 2 कॉमन लेने पर x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 और x माइनस 5 ये कॉमन ले लिए, x माइनस 5 तो एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये एक गुणनखंड और ये दूसरा गुणनखंड। इस गुणनखंड में x माइनस 5 है, यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, तो एक रैखिक बहुपद ये हो गया और एक रैखिक बहुपद ये हो गया। तो जब हम लोगों ने द्विघात बहुपद का गुणनखंड किया तो हमें दो रैखिक बहुपद प्राप्त हुए। और अगर यहाँ पर घात 3 होता, अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो गुणनखंड करने पर हमें 3 रैखिक बहुपद प्राप्त होते। अगर यहाँ पर घात 4 होता तो गुणनखंड करने पर हमें 4 रैखिक बहुपद प्राप्त होने चाहिए थे। ये इसी तरह से इसी क्रम में आगे चलता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये 2 है, ये द्विघात बहुपद है, तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 रैखिक बहुपद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x माइनस 5 एक रैखिक गुणनखंड है और x प्लस 2 एक रैखिक गुणनखंड है जो इसी से प्राप्त हुआ है। अब क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। देखिए x माइनस 5 और x प्लस 2 इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो, मान लीजिए कि a गुणा b बराबर 0, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी संभव है कि जब उन दोनों में से कम कोई भी एक 0 हो, या तो a 0 हो या b 0 हो, अथवा दोनों का ही मान 0 के बराबर हो। क्योंकि कभी भी दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप जरा विचार कर देखिए, ऐसी दो संख्याएं जो 0 नहीं है उनका गुणा करने पर 0 आना असंभव है, नहीं आ सकता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है तो ये कब संभव है,
ये तभी संभव है कि जब उन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो या दोनों ही जीरो हो, तो वही यहाँ पे वही सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा। इसका और इसका इन दो गुणनखंडों का गुणनफल जीरो है। तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब ये अलग से जीरो के बराबर हो या अथवा ये अलग से जीरो के बराबर हो। तो हम लोग लिखते हैं आगे कि x - 5 बराबर 0 होगा या x + 2 बराबर 0 होगा। यदि ये 0 के बराबर तो x का मान देखिए 5 मिलेगा, और यदि ये बराबर 0 तो देखिए x का मान हमें -2 मिलेगा। तो इस तरह से हमें x के 2 मान मिल गए। हम लोगों को x के 2 मान मिल गए। x बराबर या तो 5 होगा या तो -2 होगा, और हम लोगों ने इस द्विघात समीकरण को हल कर लिया। तो आप देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण में चर की घात 2 है, चर का घात 2 है, तो हमें x के कितने मान मिले? 2 मान मिले। जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर त्रिघात समीकरण हो, त्रिघात घात 3 वाला समीकरण, तो उसका गुणनखंड करने पर 3 रैखिक गुणनखंड आएंगे और तब चर के 3 मान प्राप्त होंगे। और यदि घात 4 हो, यानी चतुर्थ घात समीकरण हो, 4 घात वाला समीकरण हो, तो जब उसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 4 रैखिक गुणनखंड आएंगे और चर x के 4 अलग अलग मान, हमें 4 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसकी अगले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बाकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।